आवाज मौसमी जी 1 मिनट, सारे अपने माइक म्यूट कर लीजिए, वो आवाज गूंज रही है जी। अभी ठीक? हाँ, नमस्कार। नव सृजन एक सोच मंच के माध्यम। अभी भी कोई असुविधा है क्या? राजीव भैया ठीक है ना सर? सब बढ़िया जी भैया। नव सृजन एक सोच मंच के माध्यम से वसंत उत्सव के पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज का हमारा जो विषय है लघु कथा, पाठ और संवाद। आज हमारे मुख्य अतिथि जो हैं, कथाकार जो हैं श्री योगराज प्रभाकर जी हैं और विशेष उपस्थिति हमारी सुश्री विभा रानी श्रीवास्तव जी का है। आप दोनों को सादर नमन। ये कार्यक्रम 2 सप्ताह पहले ही होने वाला था पर नहीं हो पाया। इसका हम सभी को पता है क्या वजह थी। तो किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले माँ सरस्वती का वंदना करते हैं। तो एक माँ सरस्वती को स्मरण करते हुए एक छोटी सी कविता मैं रखती हूँ आप सबके समक्ष। शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे, ज्योति चिंतन की जगा कर बुद्धि को विस्तार दे। शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे, ब्रह्म छठे ज्ञान का, ब्रह्म छठे अज्ञान का, आलोक फैले ज्ञान का। तम छठे अज्ञान का, आलोक फैले ज्ञान का। भाव जागृत हो हृदय में, भाव जागृत हो हृदय में, देश के सम्मान का, देश के सम्मान का। भाव को अभिव्यक्ति दे, मौन को उद्धार दे। भाव को अभिव्यक्ति दे, मौन को उद्धार दे। शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे, शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया। पहली बार गा कर पढ़ने की कोशिश है, मेरी भूल चूक हो तो माफ कर देंगे। और आप सभी को प्रणाम करते हुए, क्योंकि आज ऑलरेडी 2:10 हो चुका है, तो क्या मैं आप पहले से आमंत्रित करना शुरू कर दूं पहले सभी को? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ सरस्वती वंदना के बाद हमारी जो सबसे पहली कथाकार है वो सुश्री विभा रानी श्रीवास्तव जी है। लघु कथा से संबंधित चर्चा तथा लघु कथा पाठ करने वाली है। आदरणीय, आपको सादर आमंत्रण है, आप आए और अपनी कथा मंच को नमन करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं विभा श्रीवास्तव लघु कथा के लिए पटना से उपस्थित हूँ और हमारे गुरु रहे हैं योगराज प्रभाकर जी और डॉक्टर सतीश राज पुष्करना जी। आज दोनों का वंदन नमन करते हुए मैं अपनी लघु कथा का पाठ करती हूँ और लघु कथाओं पर विचार रखेंगे। गुरु जब उपस्थित हैं तो आज हम उन्हें ही सारी बातें सुनेंगे, उनसे ही जानेंगे। तो लघु कथा ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु के साथ मंच साझा करने का अवसर मिला है। शीर्षक है कोढ़। कई दिनों पहले अनेक स्थलों पर बड़े बड़े इश्तेहार लग गए। नए युगों की सलामी, खूंटे की नीलामी।
तय तिथि और निर्धारित स्थल पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहां एक बैनर पर लिखा हुआ था, जो खूंटा रास्ते की रुकावट बने उस खूंटे को उखाड़ फेंकना चाहिए। नीलामी में विभिन्न आकार प्रकार के सजे संवरे खूंटे थे और सब पर अलग अलग तख्ती लटकी हुई थी। नए युग की सलामी, पर्दा उन्मूलन के खूंटे की नीलामी। नए युग की सलामी, भ्रूण हत्या के उखड़े खूंट की नीलामी। नए युग की सलामी और बाल विवाह के उजड़े खूंट की नीलामी, देवदासी पुनर्वास के खूंटे की नीलामी, नारी शिक्षा के खूंटे की नीलामी, विधवा विवाह के खूंटे की नीलामी इत्यादि। लेकिन एक बड़े खंबे नुमा मजबूत खूंटे पर तख्ती लटकी हुई पर लिखा था, अभी नीलामी का समय नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? भीड़ ने पूछा। तख्ती पलटकर देख लो, आयोजक ने कहा। तख्ती के पीछे लिखा था, 72वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022, बलात्कार और भ्रष्टाचार का खूंटा। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले आप सभी से क्षमा चाहूंगी। मैं विद्या रानी मैम का थोड़ा सा छोटा सा परिचय लिखी थी जो पढ़ना भूल गई हूँ, आखिरी में पढ़ूंगी मैम आपके बारे में। और अब मैं राजीव नंदन मिश्र जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। नन्हे उनका उपनाम है। आप बिहार शाहपुर भोज सरना से है। आपको संस्कृत, हिंदी, भोजपुरी एवं एंग्लो भाषा का ज्ञान है। फिलहाल आप अध्ययन कार्य से जुड़े हुए हैं और गरीब छात्रों को निःशुल्क और सामाजिक कार्यों से भी आप जुड़े हुए हैं। समाचार प्रवाचन, मगवानी प्रशासन से भी आप जुड़े हुए हैं। उस कई कार्यक्रम हमने खुद देखे हैं, काफी अच्छा बोलते हैं। आप कहानी, कविता, आलेख आदि पठन एवं लेखन का कार्य करते हैं। विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी लेखनी, आपकी रचनाएं लगातार छपती आ रही हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तरीके से। और आपकी उपलब्धि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2020 एवं 21 में लगातार सम्मानित एवं प्रोत्साहित भी आप हुए हैं। और कई संस्थाओं में सकुशल आपने संचालन का भी कार्य किया है। तो राजीव जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ हमारे पटल पर, आप आए और अपनी रचना पढ़ें। अपनी स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मौसमी जी, स्वागत है। बहुत अच्छा संचालन कर लिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज के अतिथि कथाकार के रूप में श्री योगराज प्रभाकर जी का मैं स्वागत करता हूं और विभा दीदी हम सबों के बीच में हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में रवि कुमार रवि जी, कुमुद अनुंजया जी, प्रवीण माटी जी, बहन मंजू चौहान जी, संजय कुमार जी, अंजू गुप्ता जी, जयकांत पंडित ज्या जी, राजेंद्र सिंह रावत जी जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ करके, यूट्यूब या फिर फेसबुक के माध्यम से जुड़ करके इस कार्यक्रम को देखने वाले समस्त दर्शकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और मेरा यह सौभाग्य है कि आप सबके बीच हमें यह लघु कथा पाठ करने का मौका मिल रहा है। और ये मेरे लिए पहला अवसर है कि मैं कई कविताओं की जो श्रृंखला होती है, जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उसमें मैं भाग लेता हूं, लेकिन लघु कथा के लिए मेरे लिए पहला अवसर है। आज मैं जो लघु कथा आप सबके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, उसका शीर्षक है संवेदना। सुनिएगा। उस महीने की कड़ाके की ठंड में अगले स्टेशन पर ज्यों ही ट्रेन रुकी, दो छोटे बच्चे लिए एक महिला सवार हुई। छोटे लड़के को गोद में और बड़े लड़के की उंगली थामे वह महिला हर सीट पर बैठे यात्री से 1-2 रुपए यह कहकर मांग रही थी कि स्वयं वह बच्चों के लिए भोजन का सामान व स्वेटर खरीदेगी। कुछ लोग उसे रुपए दे रहे थे, तो कह रहे थे कि खुद को खाने के लिए रुपए नहीं तो पैदा करने की क्या जरूरत थी। उस महिला के कानों में आवाज सुनाई पड़ रही थी, ट्रेन नहीं मांगता, कहीं कोई काम कर लेती। तभी फटे हाल स्थिति में अधेड़ ने
तभी फटे हाल स्थिति में एक अधेड़ ने अपनी फटी कोट और जेब से कुल 125 रुपए निकालकर उस महिला को देते हुए कहा, लो, अभी मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है, अभी मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत ही संवेदनशील, संवेदना नाम भी है और आपकी रचना भी संवेदनशील, बहुत ही खूबसूरत, पहली कोशिश और अच्छी कोशिश। अब हम मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे हमारी बहुत प्यारी मंजू चौहान मैम को। मैम, आप सादर आमंत्रित हैं। आपसे जब भी मैं परिचय मांगती हूँ, आप छोटा सा अपना परिचय दे देती हूँ, मैं उसे पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आप मूलतः दिल्ली से हैं, वर्तमान निवासी आप गाजियाबाद में हैं और 4 लघु कथा और 10 छनिका आपने नव सृजन मंच पे रहते हुए सीखा है और लिखा है। ये हमारे नव सृजन मंच के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हमारा मंच सभी को इतना ज्ञान दे रहा है। तो मंजू मैम, आपका सादर आमंत्रित, मेरा आमंत्रण स्वीकार कीजिए और अपनी लघु कथा पढ़ें। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मौसमी जी ने कहा, आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी पहली लघु कथा है और पहली बार ही मैं वाचन कर रही हूँ। लघु कथा का शीर्षक है भ्रष्टाचार। नेताजी ने जनसमूह के बीच जोरदार तरीके से कहा, आप हम पर भरोसा करेंगे, हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से नेताजी मुक्त हो गए। तभी नेताजी के सहायक ने नजदीक आकर धीमे स्वर में कहा, सर, साहिब ने आवाज पर सामान भिजवा दिया है। सहायक की बात सुनकर नेताजी मुस्कुराए और भाषणबाजी फिर शुरू हो गई। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम शब्दों में बड़ी बात। मौसमी जी, आप म्यूट है। आगे कार्रवाई करें। कार्रवाई करें सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई को जयकांत पंडित। राजेंद्र जी की भाषा तो पुलिसिया भाषा है। मैं जयकांत पंडित जया जी को बुलाना चाहूंगी। आपको सादर आमंत्रित है। आपके बारे में 2 शब्द, आपका परिचय। आप दुमका झारखंड के निवासी हैं। आप वर्तमान में हटिया रांची में रह रहे हैं। आप झारखंड मंत्रालय रांची में कार्यरत हैं। साहित्य में रुचि रखते हैं। यात्रा वृतांत और निजी अनुभवों को शब्दों में जोड़कर कविता और कथा का रूप देने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। समकालीन सामाजिक माहौल ताप को महसूस करने का प्रयास और उसे लिखने की कोशिश। तो आपका हार्दिक स्वागत है जयकांत पंडित जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नवसृजन मंच को मेरा प्रणाम है। आज के मुख्य अतिथि योगराज प्रभाकर सर को भी मेरा प्रणाम है। साथ ही साथ विभा रानी जी को भी मेरा प्रणाम है। साथ ही बाकी अन्य सभी साहित्यकारों को और प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार है। जैसा कि मैं इससे पहले भी एक काव्य रचना में और काव्य आवृत्ति में भाग ले चुका हूँ। वो मेरा पहला अनुभव था काव्य आवृत्ति के लिए, और ये लघु कथा वाचन में मेरा पहला प्रयास है। तो इसमें अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आज मैं जो लघु कथा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसका शीर्षक है आखिरी रास्ता। सुनिएगा। स्वागत। प्रतिष्ठित समाज सेवी संगठन की तत्परता से प्रदेश के अति पिछड़े इलाके में बच्चों की तस्करी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा गया। दबिश देने पर गिरोह के मुखिया ने बताया कि गरीब परिवारों को पैसे का प्रलोभन देकर उनके बच्चों को दिल्ली जैसे दूसरे बड़े शहरों में घरेलू नौकर या गुलाम के रूप में भेजा जाता है। संगठन द्वारा गिरोह की निशानदेही पर कई बच्चों को छुड़ाया गया। गुलामी से आजाद होकर बच्चे काफी खुश थे। संगठन के अध्यक्ष वार्ता के लिए टीवी पर लाइव होकर अपनी उपलब्धि गिनवा रहे थे। तभी एक बच्चा उठा और उसने अध्यक्ष के चेहरे पे तमाचा जड़ दिया।
सब हैरान होकर बच्चे की ओर देखने लगे। तत्क्षण वो बच्चा बिलखता हुआ बोला, आखिरी रास्ते को बंद कर दिया आपने, सब बर्बाद कर दिया। मेरी माँ को अगर कुछ हुआ ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर जयकांत पंडित जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास। मैं कहना चाहूंगी कि आज हमारे बीच कितने लोग हैं, लगभग सभी ने पहली बार लघु कथा, मंजू मैम, राजीव सर, अभी जयकांत सर, ये बड़ी अच्छी बात है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी अंजू गुप्ता। आदरणीय, आपका स्वागत है। आपका एक छोटा सा परिचय। आप मूलतः दिल्ली निवासी हैं पर वर्तमान में हिसार हरियाणा में रह रही हैं शादी के बाद। आप इंग्लिश की प्रोफेसर थी, अब सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के तौर पर काम कर रही हैं। आपका अब तक का साहित्यिक सफर साझा कविता संग्रह सत्यम प्रभात, अनकहे जज्बात, मुसाफिर, स्त्री का आकाश, प्यारी बेटियां, काव्य सिंधी साहित्यिक साझा संग्रह, अपराजिता आदि। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आप लगातार अनवरत छपती रही हैं और अनेकों सम्मान भी आपको प्राप्त हैं। युग सुरभि सम्मान, काव्य सागर सम्मान, हिंदी सेवा सम्मान, जय विजय रचनाकार सम्मान आदि आदि बहुत सारे सम्मान प्राप्त हैं। और पॉजिटिव वुमेन सम्मान से भी, अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है। 2019 की स्टोरी मिरर की कहानी लेखन में नेशनल लेवल पर प्रथम स्थान आपको प्राप्त है, बहुत बहुत बधाई। और इंग्लिश इज माय प्रोफेशन, हिंदी इज माय पैशन, ये आपकी कोट वर्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हार्दिक स्वागत है। सादर आमंत्रण स्वीकार करें और अपनी पाठ पढ़ें। बहुत बहुत आभार। स्वागत स्वागत। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगी, हिंदी के ऊपर मैं आज की किसी की भी मैं बात करूं, हाथ थोड़ा सा तंग है, इसलिए मैं बहुत सरल शब्दों में अपनी बात कहती हूँ। चलिए लघु कथा शुरू करते हैं। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष अपनी लघु कथा बांझ प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद है पसंद आएगी। और बाकियों की तरह लघु कथा मैं भी पहली बार ही बोल रही हूँ। स्वागत, क्या बात है। स्वागत है मैम, स्वागत। टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी थी। वह बांझ नहीं थी, कमी उसके रोहन में थी। बाहर बैठी सास के ताने कानों में गर्म शीशे की तरह गूंज रहे थे। जवाब देना चाहती थी पर याद आया कि कैसे रोहन चट्टान की तरह उसका सबल बन जाता था और फिर शिव की तरह वह भी हलाहल पी गई। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। हमारे संस्था में देख रहे पहला प्रयास काफी सफल प्रयास हो रहा है सभी का। अच्छा है। हमारे संस्थापक कौन है सर? किन लोगों ने संस्थापना की थी? मैं तो बहुत लेट से जुड़ी हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ से जुड़ के। हो सकता है अमित जी का बहुत बड़ा योगदान। रवि जी, अमित जी, पंकज जी नाम लेना चाहूंगी। रवि जी, अमित जी, पंकज जी। नहीं, आगे अमित जी हैं, अमित जी के पीछे सारे लोग हैं। अरे ऐसा मत बोलो। अमित जी के पीछे सारे लोग हैं। अरे ऐसा मत बोलिए। रवि जी, ये नवसृजन परिवार है, हम लोगों का है और नामी नवसृजन है, तो बस सीखने सिखाने के लिए ही है। ये एकदम सार्थक हो रहा है आज ये बात। तो आप देख ही रही हैं, सब लोग पहली बार बातचीत कर रहे हैं और शानदार कर रहे हैं जी। अब हम जिन्हें बुलाने जा रहे हैं, श्री रवि कुमार रवि। और मुझे लगता है आपका नाम ही काफी है, फिर भी आपके बारे में तो सब जो आपके परिचय में है मैं आपको पढ़ना चाहूंगी। आप मूलतः बिहार बड़हिया से हैं। वर्तमान में पटना खगोल बढ़िया रसगुल्ला वाला। हाँ, रसगुल्ला वाला, सही बात। आप पटना एम्स में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत हैं। आप छंद मुक्त रचना लिखते हैं, वो हम लोग देख रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छा लिखते हैं। आपकी 2 साझा काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुकी है एवं कई पत्र पत्रिकाओं में रचना छपती रहती है। आपको 2016 में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर
सीपी ठाकुर के हाथों महाराणा प्रताप सम्मान राष्ट्रीय किंकर के तत्वाधान से प्राप्त हुआ था। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आदरणीय, आपको मैं आमंत्रित कर रही हूँ, हमारे मंच पर आइए और अपनी सबसे पहले मैं नवसृजन मंच के सम्मानित सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मुख्य अतिथि योगराज प्रभाकर सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अपना अभिनंदन पेश करता हूं। और ये लघु कथा का पाठ ये मेरे लिए भी पहली बार, और इससे पहले मैंने भी कभी लघु कथा का पाठ नहीं किया है। कविताओं का पाठ तो बहुत बार किया, लेकिन लघु कथा का पाठ मैं पहली बार कर रहा हूँ। और स्वागत है और हमारी लघु कथा का शीर्षक है नौकरी। स्वागत है रवि भैया। तो वह नौकरी की तलाश में भटक रहा था। हर जगह उससे योग्यता का प्रमाण मांगा जा रहा था। अचानक वह घर से भागकर काशी के घाट पर चला आया। अब वह पीली धोती पहनकर एक रुपये का ललाट पर लेपा और एक लोटा गंगा जल लेकर आलथी पालथी मारकर बैठ गया। चारों तरफ शोर है कि आजकल वह काशी के घाट पर बैठकर नौकरी बांट रहा है। क्या बात, बढ़िया बढ़िया, कमाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल। मतलब ओज कवि का लघु कथा भी एकदम ओज से भरपूर है। बहुत ही बढ़िया आपने पढ़ा सर। और रवि जी आगे जाएंगे। इसके बाद हमारे बीच जो आ रही हैं, नाम कुमुद अनुज्या। आप पेशे से शिक्षक हैं और कवि, कथाकार, साहित्य अनुरागी, कई भाषाओं की में लेखन का कार्य करती हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन और 5 साझा संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। तो कुमुद मैम, आपका स्वागत है हमारे मंच पर। प्रणाम प्रणाम। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन, उपस्थित अति आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय योग प्रभाकर सर जी को प्रणाम। जितने भी हमारे वरिष्ठ, समकक्ष, कनिष्ठ, बंधु बांधव जो भी जुटे हैं, सबको कोटि कोटि प्रणाम। जहां तक पहली और दूसरी बार का सवाल है तो एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। पाठ पहली बार हो या 100वीं बार हो, वही असहजता होती है, वही भय होता है और पैर वैसे ही कांपते हैं। तो आवृत्ति हो या ना हो एक ही बात होती है। तो मैं प्रस्तुत हूँ अपनी कथा लेकर। लघु कथा के विषय में मेरी धारणा है, लघु कथा है लेकिन विमर्श वो बृहद है अपने आप में। लघु कथा एक बृहद विमर्श। हमारी लघु कथा का शीर्षक है ओह बेचारी बच गई। अरे मिठाई खाइए मिठाई, काहे की मिठाई बांटी जा रही है पूरे मोहल्ले में। पड़ोस वाली आंटी की तीसरी बहू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ओह बेचारी बच गई। हाँ, ये कैसी बधाई हुई, बेचारी बच गई? कैसे क्या? सही तो कह रही हूँ। पहली वाली को 3 बेटियां हुई तो छोटी वाली बेटी के बाल तब तक नहीं काटे गए जब तक बेटा न हो जाए। ना बेटा हुआ ना बाल कटे। और दूसरी बहू के 8 गर्भपात। तो तीसरी बहू तो बेचारी बच ही गई ना। हाँ, बेचारी बच गई। मार्मिक। और मैं कुमुद जी के विषय में एक बात कहना चाहूंगा
कि कुमुद जी का कविता के बनिस्पत लघु कथा पर पकड़ बहुत अच्छी और लघु कथा इनका बहुत अंदर तक मर्म जगाने में सामर्थ्य है। बढ़िया बढ़िया। तो एक और बात की बधाई दीजिए अभी। बहुत बहुत बधाई। भी बहुत उत्तम रही है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गति प्रदान करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी संजय कुमार अविनाश जी को। आपका उपनाम अविनाश है। आप मूलतः लखीसराय बिहार से हैं और आप दवा की दुकान से जुड़े हुए हैं। सभी को दर्द के लिए दवा देते हैं सर। साहित्यिक विद्या, कहानी, उपन्यास लेखन, प्रकाशित पुस्तक कुल 6 किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी है और सम्मान पुरस्कार, कई सारे सम्मान व पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं। इन्होंने इसके जिक्र नहीं किए हैं, अब इतने बड़े कथाकार हैं, जिक्र भी नहीं किए हैं, तो मैं भी ऐसे ही बोल रही हूँ। सर आपका स्वागत है सर। का बहुत स्वागत। धन्यवाद रवि भाई। सर्वप्रथम तो नवसृजन एक सोच परिवार के समस्त सदस्यों का मेरा नमन। आदरणीय योगराज प्रभाकर जी का प्रणाम। विभा दीदी को भी मेरा प्रणाम। दरअसल है क्या कि लघु कथा पाठ की जहाँ तक बात है, हमारे सभी भाइयों ने और बहनों ने कहा कि पहली बार, जिसका कि डिस्क्लेमर रूप में कुमुद जी ने बता दिया कि पहली बार हो या 100वीं बार, परेशानी उतनी ही रहती है। और मेरे साथ तो और परेशानी रहती है कि हम जो है ना 10-20 लोगों के बीच में जो है ऐसे बैठ कर कुछ बोल ले तो ठीक है, लेकिन जब सामने माइक आ जाता है, क्या बतावे, मेरी स्थिति गंभीर हो जाती है। इसी कारण से अभी तक में जो है ना कितना मंच हम छोड़े हैं उसका कोई ठिकाना नहीं है, हम कहीं जाते भी नहीं है। आप मुकाबला कीजिए अविनाश जी। लघु कथा का शीर्षक है FIR। FIR तो जान ही रहे हैं, पुलिस लोग FIR करते हैं और हम लोग जो है ना गांव देहात जंगल से हैं, तो थोड़ा सा वैसे पुलिस से कार्रवाई जो है ना अवगत होते रहते हैं। यहाँ तो लघु कथा का पाठ कर रहा हूँ। सोशल साइट्स पर वीडियो वायरल हुआ। पत्रकार गले फाड़ फाड़ कर प्रचारित कर रहे थे, आदिवासी अमानुष होते हैं, पत्थर के साथ रहते रहते उसका दिल भी पत्थर का हो गया है, कभी हाथी को मार देता है तो कभी हिरन को। वायरल वीडियो को देखकर मीडिया कर्मी के साथ पुलिस कर्मी पहाड़ की तलहटी में बसे कोरासी गांव पहुंच गई। वहां के अधिकांश व्यक्ति जंगल निकल गए थे, कुछ एक महिलाएं घर में थी। पुलिस तथा कैमरे लिए लोगों को देखकर झोपड़ी नुमा घर से 4-5 महिलाएं बाहर निकल आईं। आदिवासी महिलाओं को देखते ही पुलिस कर्मी ने डपटते हुए कहा, तुम लोग राक्षस से भी बदतर हो, बताओ हिरन को किसने मारा? हुजूर, हम नहीं जानते। एक साथ 2-3 महिलाएं ने जवाब दिया। चुप, तुम सब जानते हो। तत्क्षण मीडिया कर्मी ने महिला के मुंह के सामने माइक लगाते हुए पूछा, पूरे शहर में शोर मची है, बताइए मरा हुआ हिरन कहाँ छुपा रखी है? छुपाए के मतलब? हाँ, वह हिरन कहाँ है? मीडिया कर्मी ने उत्साह के साथ कहा। साथ वाले पुलिस कर्मी ने क्रोधित होते हुए मीडिया कर्मी को किनारा किया और जोरदार आवाज में महिला से कहा, ये लोग हत्यारिन है, ऐसे थोड़े मानेगी, हत्या की जुर्म में FIR दर्ज करता हूं। पुलिस कर्मी की रौबदार आवाज सुनकर महिलाएं तेवर में आ गई। साथ खड़ी महिलाएं हाथ मुंह चमकाती हुई बोली, जा तुमरे जैसा कितना आया और गया, अपने बड़का साहब से पूछना हिरन कहाँ गया। 100 रुपये किलो मांस लेगा, किलो के साथ पाव भर रंगदारी, और चला है FIR दर्ज करने। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं अब आप सबके समक्ष आमंत्रित करना चाहूंगी प्रवीण मार्टिन
आदरणीय प्रवीण माटी जी को। उनका एक संक्षिप्त परिचय, वो जुड़े तो है ना, मुझे दिखा जी नहीं, पर किसी परेशानी के कारण वे नहीं जुड़ पाए हैं, तो अब जो है राजेंद्र जी को बुलाया जाए। जी, राजेंद्र सर जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। राजेंद्र सिंह रावत, आप मूलतः जनपद चमोली गढ़कल उत्तराखंड के निवासी हैं और फिलहाल आप दिल्ली में रह रहे हैं। कृत्रिम अंग निर्माण एवं पूर्ण स्थापना कार्य से जुड़े हुए हैं। लेखन में अभिरुचि रखते हैं, काव्य, आलेख, टिप्पणी आदि। आपको युवा प्रतिभा सम्मान प्राप्त है एवं कला एवं संस्कृति सम्मान, लोक भाषा साहित्य सम्मान, कवि गीतकार गोपाल दास नीरज प्रतिभा सम्मान, हिंदी भाषा सम्मान आदि प्राप्त है। आपकी प्रकाशित रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में एवं साझा काव्य संकलन भी प्रकाशित हो चुका है। आदरणीय, आपका हार्दिक स्वागत है। आप आए और अपना लघु कथा पाठ करें। नमस्कार। नमस्कार सर। आवाज नहीं आ पा रही है? जी हाँ, लघु कथा मैं खुद तो कोई दरअसल लघु कथा इत्यादि या कथा गद्य मैं लिखता नहीं हूँ, कहानी वगैरह, लेकिन जो है इस कार्यक्रम से जुड़ने की मेरी बड़ी इच्छा थी और आप सभी लोगों का जो उत्साह है, जो देख रहा हूँ कि आपकी जो रुचियां हैं, उसी के साथ क्योंकि हमें भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ, तो एक लघु कथा हरिशंकर परसाई जी की मैं लेके आया हूँ आपके साथ, ताकि एक जैसे जो लघु कथाएं हम एक के बाद एक सुन रहे हैं अपने आप से, तो एक हमें एक स्थापित लघु कथा भी जो सुनने को मिले तो कुछ विचार उसके विषय में भी हम जान सकें। तो इसलिए वो लघु कथा आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। ये संवाद के रूप में है। हरिशंकर परसाई जी का एक छोटा सा परिचय आपको दे दूं कि तो प्रसिद्ध साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग को विद्या का जो स्वरूप दिलाया, रूप दिलाया, और उनकी जो है लघु कथाएं, उक्तियां भी बड़ी प्रसिद्ध हुई। वो अपनी बात इस तरीके से कहते थे कि उस पर व्यापक विचार विमर्श होता था। तो उनकी ये लघु कथा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आवाज मेरी बराबर आ रही है ना आपको? जी जी जी, स्वागत। लघु कथा है अपना पराया, हरिशंकर परसाई जी। आप किस स्कूल में शिक्षक हैं? मैं लोक हितकारी विद्यालय में हूँ। क्यों, कुछ काम है क्या? हाँ, मेरे लड़के को स्कूल पढ़ाई के नंबर बहुत अच्छा वातावरण, बहुत अच्छा स्कूल है। तो आपका बच्चा भी वहीं पढ़ता होगा। अब देखिए अंतिम पंक्ति देखिए, तो आपका बच्चा भी वहीं पढ़ता होगा? जी नहीं, मेरा बच्चा तो आदर्श विद्यालय में पढ़ता है। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। कुछ तकनीकी कारणों से राजीव जी को मुझे फिर से बुलाना पड़ेगा। राजीव जी, आप फिर से आए। और जी बिल्कुल, धन्यवाद। मैं पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी लघु कथा संवेदना। उस महीने की कड़ाके की ठंड में अगले स्टेशन पर ज्यों ही ट्रेन रुकी, दो छोटे बच्चे लिए एक महिला सवार हुई। छोटे लड़के को गोद में और बड़े लड़के की उंगली थामे वह महिला हर सीट पर बैठे यात्री से 1-2 रुपए यह कहकर मांग रही थी कि स्वयं व बच्चों के लिए भोजन का सामान व फिल्टर खरीदेगी। कुछ लोग उसे रुपए दे रहे थे तो कुछ लोग यह कह रहे थे कि खुद को खाने के लिए रुपए नहीं तो पैदा करने की क्या जरूरत थी। कानों में आवाज सुनाई पड़ रही थी, कहीं कोई काम कर लेती। तभी फटे हाल स्थिति में एक अधेड़ ने अपनी फटी कोट और जेब से कुल 125 रुपए निकालकर महिला को देते हुए कहा, लो, अभी मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है, अभी मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिर से सुनना पड़ा क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो उन्होंने जो पढ़ा था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था हमारे साथ, तो वो फिर से रिकॉर्ड हो गया। तो मैं अब बुलाना चाहूंगी हमारे अतिथि साहित्यकार
श्री योगराज प्रभाकर जी को उनके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी। आप वरिष्ठ साहित्यकार योगराज प्रभाकर कॉर्पोरेटेड सेक्टर से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन साहित्य की बात करूं तो सरस्वती जैसी इनके हृदय में वास करती है। साहित्य की लघु कथा विद्या में तो इन्हें महारत हासिल है ही, छंद और गजल पर भी योगराज जी एक सा अधिकार रखते हैं। इन्होंने कई पुस्तकों का संपादन किया है, विशेषकर लघु कथा कलश के 8 अंक का भी संपादन इन्होंने ही किया है, जिसमें तकरीबन 350 स्थापित और युवा लघु कथाओं की रचना प्रकाशित की जा चुकी है। योगराज जी के व्यक्तित्व का जादू और साहित्य के प्रति समर्पण ऐसा कि अगर किसी युवा कलमकार की कोई लघु कथा पसंद आ गया तो तुरंत उसे पुस्तक देकर प्रोत्साहित करते हैं, या कोई पुस्तक पसंद आ गया तो उसे पाठकों तक खरीद कर पहुंचाने से भी नहीं चूकते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि योगराज जी न सिर्फ साहित्यिक सृजन करते हैं अपितु साहित्य को जीते हैं। ऐसे साहित्यकार महर्षि को मैं नमन करती हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है सर। स्वागत है सर। मुझे लघु कथा पाठ करना है क्या? मुझे ये बताइए। पर एक करें, आपकी लघु कथा एक पाठ करें। देखिए, ऐसा है कि जिस आदमी की लघु कथाएं मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है ना, उसका नाम योगराज प्रभाकर है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं दोनों हाथ उठा के बोल रहा हूँ। मुझे आपकी कोई लघु कथा पसंद नहीं है। मैं आपके सामने एक तो लघु कथाएं ऐसी रखूंगा जो आदर्श लघु कथाएं। एक लघु कथा एक किसी यंग लेखक की, एक किसी पुराने लेखक की, केवल ये दिखाने के लिए कि एक अच्छी लघु कथा होनी कैसी चाहिए। अभी कुछ रोज पहले इंदौर से एक लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुआ है कथा दर्पण रत्न। तो इसमें लगभग 60 लोगों की लघु कथाएं हैं। मेरे पास जब किताब आती है तो मैं उसको पूरी पढ़ता हूँ, भले ही 1 साल 1.5 साल बाद में पढ़ूं। मैं तब पढ़ता हूँ जब मेरा मूड बनता है, और फिर मैं उसमें से एक एक चीज पढ़ता हूँ। तो इसमें 59 लोगों की लघु कथाएं हैं, लेकिन एक लघु कथा ऐसी है जो बहुत सालों तक जो जिंदा रहेगी, दीर्घजीवी लघु कथा है। मैं, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं वो पढ़ के सुनाना चाहूंगा। जी जरूर, स्वागत है। ये इस लघु कथा की जो लेखिका हैं उनका नाम है डॉक्टर उपमा शर्मा। ये दिल्ली की हैं, दंत चिकित्सक हैं। लघु कथा के शीर्षक है गर्भपात। शीर्षक देखिए कितना परफेक्ट है। अधरों पर मधुर मुस्कान संजोए, एक हाथ को गाल पर टिकाए, अपनी खूबसूरत उंगलियों को की पैर पर नचाते हुए रिया अपनी नई रचना पर आने वाले टीप की भरमार से मग्न स्क्रीन के सामने इतलाई हुई बैठी थी। सहसा उसके कानों में सिसकने की आवाज आई। उसने अचकचाकर इधर उधर देखा। कौन है यहाँ? मैं कौन? मैं तुम्हारा सृजन। मेरा सृजन? हाँ, भावों से भीगी तुम्हारी परिकल्पना, तुम्हारी रचना। मैं तुम्हारी रचना हूं मेरी जननी। ओह, तुम मेरी नई प्यारी रचना। आना मेरी गोद में, आजा मेरी प्यारी बच्ची, तुझे जी भरकर प्यार करूं। देख, तूने कितना प्रसिद्ध कर दिया है मुझे, कितनी वाह वाह कर रहे हैं सभी। रिया बोली। मत छुओ मुझे। सिसकते हुए स्वर रिया के कानों में गूंजे। अरे पर क्यों ना छू? और तुम रो रही हो, और तुम रो क्यों रही हो खुश होने की बजाय? एक अर्थ विकसित शिशु कर भी क्या सकता है सिवाय रोने के? तुम और अर्थ विकसित शिशु, लेकिन वो कैसे? समय से पहले जो जन्म दे दिया तुमने मुझे। ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी कलम ने मुझे पूर्ण विकसित होने से पहले ही पन्नों पर उतार दिया। देखो कितनी सपाट हूं, कितनी कच्ची हूं मैं, कितनी यांत्रिक। अरे ये क्या कह रही हो?
कच्ची होती तो लोग तुम्हें पसंद क्यों करते? वो भी देखो ना कितने कमेंट्स मिले हैं मुझे। ये देखो किसने सुंदर लिखा है, किसने बेहतरीन लिखा है, पसंद तो अनगिनत लोगों ने किया है। हाँ, लेकिन इन्होंने ना मेरा मर्म समझा, ना भाव, और ना तुमने मुझे पूरा समय दिया। तुम कब रचना प्रक्रिया के आनंद से गुजरी बताओ? कब मुझे समय से पहले ही जन्म दे दी, और बस मुझे समय से पहले ही जन्म देकर अर्ध विकसित शिशु बना दिया। लेकिन सब ऐसे ही करते हैं बेबी, यही तो दुख है। ना जाने कितने ही मेरे सृजित छपास की इस भूख में हम जैसी अर्ध विकसित रचनाओं को जन्म दे देते हैं, और हम सिर्फ कागज काला कर रही हैं। भविष्य में ना हमारा कोई अस्तित्व होगा, ना कोई पहचान होगी। ओह मेरी कृति, मुझे माफ करना, अब मैं पूरा समय देकर ही तेरा सृजन करूंगी। ये थी लघु कथा डॉक्टर उपमा शर्मा। और गर्वित है। ये जो रचना है ये 2021 की या 2020 की, 2022 या 22 की लिखी होगी। मैं आपको एक रचना सुनाता हूँ जो सन 1968 की लिखी हुई, 1968। ये पंजाबी भाषा की रचना है जिसका मैंने अनुवाद किया है। इसके लेखक है स्वर्गीय जगदीश अरमानी जी। लघु कथा का शीर्षक है मापदंड। ये हम लेखकों के लिए, लेखक वर्ग के लिए सोचने की बात है। मैंने उपमा शर्मा की कहानी भी इसलिए सुनाई थी कि हम लोग अपनी रचनाओं को पकने का मौका नहीं देते, और ये रचना है वो भी इसी तरह की। मापदंड, लेखक हैं जगदीश अरमानी। जब भी वह कोई नई कहानी लिखता तो सबसे पहले उस लड़की को पढ़ने के लिए देता। वह लड़की उसकी कहानियों का मापदंड थी। मानो लड़की उसकी सबसे बड़ी आलोचक थी। यदि वह लड़की उसकी कहानी पढ़ते हुए रो पड़ती या सुबकने लगती तो वह कहानी को सफल मानता। यदि लड़की ना रोती तो वह समझ जाता कि कहानी सफल नहीं हुई। वह लड़की से कहानी वापस ले लेता और परिमार्जन करने लगता, या नए सिरे से लिखने लगता, या फिर फाड़ कर ही कर। लेकिन आज जब उसने अपनी ताजा कहानी उस लड़की को पढ़ने के लिए दी तो ना तो वह रोई और ना ही उसने एक भी आंसू बहाया, बल्कि कहानी पढ़कर उसकी हंसी छूट पड़ी। हंसी भी ऐसी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी हंसी अनियंत्रित हो रही थी। लेखक उस लड़की की हंसी देखकर शर्मसार सा हो गया। उसे लगा कि अवश्य ही उसकी कहानी में कोई बहुत भयंकर कमी रह गई है। वह सोचने लगा कि कहानी का विषय तो बहुत मार्मिक है, फिर भी लड़की हंस क्यों रही है। उसने लड़की से हंसने का कारण पूछा। लड़की ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी पर नियंत्रण पाते हुए उत्तर दिया, अरे महाराज, और कब तक आप लोगों के दुखों का बयान करते रहोगे? आजकल लोग बाग हद से ज्यादा दुखी हैं, अब उनके दुख दूर करने की भी बात कीजिए। ये थी कहानी जगदीश कुमार। तो अब मुझे पढ़ी हुई रचनाओं पे बोलना भी है क्या? जी सर, आपको प्रतिक्रिया देनी है। जी। बारीकियों को बताना है, विस्तृत चर्चा करना है। और देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जी एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहूंगा कि मैं यहाँ आपके बीच में हेडमास्टर की हैसियत से नहीं बैठा हुआ। हम जितने लोग बैठे हुए हैं, मेरे सबसे जूनियर मैं हूँ, सबसे सीनियर विभा जी हैं, तो हम सब एक ही लाइन के हैं, एक ही बराबर हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो इसलिए भाई मैं जो बात कहूंगा वो मेरी हेडमास्टर वाली बात नहीं है, ये अपने साथियों वाली बात है, जैसे हम लोग घर में अपने साथियों की बात। जी। मैं जो बात कहूंगा तथ्य और तर्क के आधार पर कहूंगा। किसी की आलोचना करूंगा तो भी इन्हीं दो बिंदुओं को लेकर, और किसी की प्रशंसा करूंगा तो भी इन्हीं दो बिंदुओं। मैं तो खुद सीख रहा हूँ। आप हैरान होंगे कि बेसिकली मैं तो लघु कथाकार हूं भी नहीं, हालांकि मेरा एक संग्रह आ गया है। मैं बेसिकली गजलकार हूँ, और मेरी मातृभाषा भी पंजाबी, मेरी मातृभाषा जो है वो हिंदी नहीं है बल्कि पंजाबी है। तो इन्हीं चीजों की रोशनी में मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो कहानी आई वो आई लघु कथा विभा रानी श्रीवास्तव जी की कोढ़। ये बहुत अच्छी लघु कथा लगी मुझे। क्यों? इसका विषय बिल्कुल नया है।
फैंटासी पे आधारित है। इस तरह कोई खूंटे बिकते हैं, कभी देखे तो नहीं ना आपने, और ना बिका करते हैं, ये फैंटेसी है। फैंटेसी जो है ये कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा है, आप किस हद तक सोच सकते हैं। दूसरी बात, इसमें एक संवाद है कि जो खूंटा रास्ते की रुकावट बने उस खूंटे को उखाड़ फेंकना चाहिए। देखिए विरोध के स्वर कितने मुखर हुए हैं। जो एक लेखक होता है ना जी, मैं आपको अपने मन की बात बताता हूँ, लेखक जो है वो कभी सत्ता पक्ष की बात नहीं करेगा, सत्ता की जुबान नहीं बोलेगा, वो बोलेगा सताए हुओं की जुबान। लेखक को जो बनना है, अपनी वो आवाज बनना है, उसको सताए हुओं की आवाज बनना, सत्ता की आवाज नहीं बनना है। सत्ता भले ही आपको सोने में मर दे, लेकिन आपने सत्ता को बताते जाना है कि भाई तुम्हारे में क्या कर दिया। इस लिहाज से मेरे को बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल विषय नया है, प्रस्तुति लाजवाब है, लघु कथा कसी हुई भी है और सदी हुई भी है। मैं इस कथा को 10 में से 10 दे देता, लेकिन मैं 10 में से 10 दे देता, लेकिन दे नहीं रहा हूँ, डेढ़ नंबर काट रहा हूँ, इसमें से 1.5 नंबर काट रहा हूँ। क्यों? इसमें अंत में आके लिखा कि तख्ती के पीछे लिखा था 72वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022। बहुत अच्छी लाइनें हैं, इन लाइनों में कोई बुराई नहीं, लेकिन इन लाइनों ने इस रचना की जो उम्र है वो कम कर दी है। 23 में जाके ये बासी हो जाएगी। ये हमें रचना दीर्घजीवी बनानी। देखिए हर जो आपका लिखा हुआ वो कृति होता है, वो कृति होती है, लेकिन प्रयास हमें करना है कृति को कलाकृति बनाने का। तो भाई उसमें जो भी थोड़ा बहुत नुक्स हो उसको निकाल लेना चाहिए। इसमें जो तारीख दी गई है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, इसको इससे मुक्त करना चाहिए। वैसे मैं अबुआ रानी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी लघु कथा है राजीव नंदन मिश्र की संवेदना। बहुत मार्मिक लघु कथा है। किसी का बुरी हालत देखकर किसी को तरस आया तो वो खुद ही बेचारा फटे हाल था, लेकिन उसकी इंसानियत जाके उसने उसको अपने जेब से निकाल के पैसे दे दिए। ये कहानी का सार है। देखिए दोस्तों, साथियों के कोई भी तथ्य तब तक विश्वसनीय नहीं होता जब तक वो तथ्य के ऊपर आधारित ना हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि जी मैं हिमाचल की राजधानी पटियाला से बोल रहा हूं, बात बहुत छोटी है, लेकिन तथ्य पर आधारित तो नहीं है ना। पटियाला हिमाचल में है ना, पटियाला हिमाचल की राजधानी। मुझे जो कहना है ना, आपको जो भी कहना है, उसके पीछे तर्क होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए। अब इन्होंने लिखा, राजीव नंदन जी ने, मुझे नहीं पता वो मौजूद है कि नहीं है, मौजूद है। हाँ, कि 125 रुपए निकालकर उस महिला को दे दी। ठीक, बहुत मार्मिकता है। मैंने पहले भी आपको कहानी सुनाई थी कि मार्मिक होने से कहानी सफल नहीं होती है, जो मैंने जगदीश अडवाणी की सुनाई थी। तो पढ़ के रो पड़े तो उसकी सफलता नहीं है। अब 125 रुपए क्यों दिए उन्होंने, ये बताइए मुझे। मैं लेखक से जवाब चाहता हूँ, क्यों दिए? उन्हें क्या ऐसा लगा 125 रुपए देने में? मतलब उनके मन में जो आया होगा उसका इशारा देना चाहिए यहाँ। तो ये इस लघु कथा की कमी है। आपको जो कहना वो तर्क और तथ्य के ऊपर आधारित होना चाहिए। कोई यूं ही नहीं उठा के जेब में से पैसे निकाल के देगा, वो भी ऐसा फटेहाल आदमी। या तो उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई होगी या उसका कोई घर वाला या जानने वाला इस परिस्थितियों से निकला होगा। तो ये इस चीज का इशारा जो है वो होना चाहिए। कुल मिलाकर लघु कथा अच्छी है, लेखक बधाई के पात्र है। इसी तरह से मंजू चौहान जी की लघु कथा है भ्रष्टाचार। मैं इस मंजू चौहान जी अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये संदेश उन तक पहुंचा दिया जाए। मैं ये लघु कथा को पूरी तरह से खारिज करता हूं। अगर ये लघु कथा मेरे पास छपने के लिए आती तो मैं उसको छापता नहीं। मैं उसका रीजन बताऊंगा। मैं भी तर्क और तथ्य से बात करता हूँ, बिना मतलब मैं बात नहीं करता हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि ये लघु कथा जो है, इसका जो मूल सार है वो कथनी और करनी में अंतर का है। ये विषय कथनी और करनी, ये जो विषय था ये 7वें 8वें और 9वें दशक के
मिनट तक चला। नेताजी भाषण दे रहे हैं कि मैं एक नेत्री भाषण दे रही हैं, कहा कुछ किया कुछ। एक तो ये विषय बहुत पुराना है, ये 75 से लेके 80, 85, 88 तक चला है लघु अपना कथनी करने का, और उसके ऊपर सैकड़ों लघु कथाएं लिखी गई। देखिए साथियों, मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहूंगा आप साथी के तौर पे। लघु कथा लिखते हुए 3 चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, आप ये नोट कीजिएगा, शायद आपके किसी काम आए। कि लघु कथा में आपको क्या कहना है, यानी आपको संदेश क्या देना है, क्यों कहना है, उसका उद्देश्य क्या है, कैसे कहना है, आपकी प्रस्तुति कैसे, आप उसको प्रस्तुत कैसे करते हैं, क्या आपकी यानी क्या कहना है, क्यों कहना है और कैसे कहना है। ठीक, इन्होंने क्या कहना है बता दिया, कथनी और करनी में अंतर। क्यों कहना है वो स्पष्ट नहीं हुआ, ये तो हजारों बार कहा जा चुका है, इसको दोबारा रिपीट करने की क्या जरूरत है। फिर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी, नेताजी ताली की गड़गड़ाहट से नेताजी मुक्त हो गए, तभी नेताजी के सहायक ने नजदीक आकर धीमे से स्वर में कहा, सर साहिब ने आवास पर सामान भिजवा दिया है। कौन सा सामान भाई, कौन सा सामान? इसकी तरफ कोई इशारा नहीं, कोई है इशारा, बताइए कौन सा सामान। पाठक जो है दोस्तों, वो पहेली पूछने के लिए नहीं बैठा हुआ है। लघु कथा से अगर सादगी गई ना, सादा बन गया, तो आधी तो वैसी फेल हो गई। तो लेखिका से मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर दोबारा काम करें। उसके बाद में चौथी कथा आएगी मेरे पास, जयकांत पंडित जी। ये लघु कथा बहुत ही अच्छी लघु कथा है, बहुत जबरदस्त लघु कथा है। विरोध का जो स्वर है बड़े प्यारे ढंग से उभर के आया है। एक बच्चे का जो विरोध है बहुत अच्छी तरह से उभर कर आया है। तो मेरे को ये लघु कथा बहुत अच्छी लगी। ये भी 10 में से 10 के लायक थी, लेकिन 1 नंबर इसका भी कटता है। मैं बताता हूँ, मैं लॉजिक दूंगा उसका। जयकांत जी बोलते हैं कि बच्चा उठा और अध्यक्ष के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। लघु कथा में एक कंसेप्ट है, वैसे पूरे साहित्य में एक कंसेप्ट है कि आपका जो कथन है वो लाउड नहीं होना चाहिए। ये लाउड हो गया। लघु कथा में लाउड होना भाई अलाउड नहीं है। बच्चा आए, बच्चा कॉलर पकड़ ले, यहां तक चलेगा। थप्पड़ मारने से पहले उसके 4 झापड़ पड़ जाएंगे तो बेचारा कहने के लायक ही कुछ नहीं बचेगा। लेकिन लघु कथा भाई बहुत अच्छी है, 10 में से 9 मार्क्स हैं। इसको थोड़ा सा आप कस देंगे तो जबरदस्त लघु कथा है, कहीं भी छाप भेजेंगे आप, छपेगी। धन्यवाद सर, बधाई बधाई। धन्यवाद सर। अब एक लघु कथा आती है 10 में से 10 वाली। अच्छा, ऐसा भी? मैं पेपर लेने वाले की कोशिश होती है कि कहता नंबर काट दो यार, इसकी लिखाई कोई ऑब्जेक्शन लगा दो। लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं वो आपके हाथ बांध लेती है। अंजू गुप्ता की लघु कथा है बांझ। हा गजब, क्या कमाल की लघु कथा है। मेरे ख्याल से 80-85 शब्दों की, शायद उससे भी कम हो, मैंने गिने नहीं। बहुत ही जबरदस्त लघु कथा है, बहुत जबरदस्त लघु कथा है। एक महिला अपने परिवार के लिए और अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए किस हद तक कुर्बानी दे सकती है। कि बांझ नहीं है वो बांझ नहीं है, उसका पति नपुंसक है, लेकिन वो इल्जाम भी अपने सिर पर लेती है। ये भारतीय नारी की महानता है। एक स्त्री की विवशता का चित्रण, कथा की सच्चाई और यथार्थ का चित्रण, और नारी के त्याग, भारतीय नारी के त्याग की जो भावना है, उसको इतनी सुंदर ढंग से पिरोया गया है ना कि मैं अंजू गुप्ता जी को बहुत 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 बधाई देता हूँ। 10 out of 10। सर इसमें 64 शब्द हैं। हाँ, अब मैंने गिने नहीं ना, मैंने गिने। बहुत बधाई मैम, बहुत बहुत आभार। अगली लघु डरी हुई थी बहुत ज्यादा।
ऐसा है, मेरी मूछें बहुत भारी, वैसे डर जाते हैं। नहीं सिर्फ उसके लिए नहीं, सबकी वो सुनकर ना मैंने यहाँ लिखना शुरू कर दिया था क्या क्या कमी आने वाली है। अब अगली लघु कथा है रवि जी की। अगर रवि जी हों यहाँ पे तो अच्छी बात है, मुझे नहीं पता कि रवि जी है कि नहीं है। होंगे होंगे सर। रवि जी की लघु कथा है नौकरी, बहुत अच्छी लघु कथा है, मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ी कसी हुई, बड़ी सदी हुई, कोई भी शब्द इसमें फालतू नहीं, उनको बधाई है। मैं उनको एक बधाई एक्स्ट्रा किसी और रीजन से भी देना चाहता हूँ। आपको नहीं पता, विभा जी जानती हैं, मेरे छोटे भाई थे, पिछले साल उनका निधन हो गया, रवि प्रभाकर उनका नाम था, कोरोना से चले गए, वो 48-49 की उम्र थी। तो मैंने जब रवि जी की कहानी पढ़ी ना, लघु कथा पढ़ी, तो मुझे रवि की लघु कथा मेरे सामने आ गई। देखिए, नाम में भी सिमिलैरिटी है और कथ्य में भी सिमिलैरिटी है। अभी ये मुझे नहीं पता ये रवि जी लघु कथा में कितने पुराने हैं, लेकिन मेरे जो भाई रवि प्रभाकर थे वो 1988 से लिख रहे थे, 15-16 साल। मैं तो सर बहुत कम लिखा हूँ, 2-4 ही अभी तक लिख पाया हूँ। रवि जी, ऐसा है कि आपसे मेरा वैसे ही मोह हो गया, क्योंकि आप भी रवि हैं, मेरा भाई भी रवि था, तो मैं उनकी लघु कथा आपको सुनाना चाहूंगा। देखिए कथ्य में कितनी समानता है, शिल्प बिल्कुल अलग है, बिल्कुल शिल्प अलग है, क्योंकि वो बहुत अच्छे लघु कथाकार थे, देश में नाम। सुनिए, उस लघु कथा का नाम है कौआ। कौआ आज फिर प्यासा था, लेकिन अब उसे हर रोज कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते हुए बहुत कष्ट होने लगा। वह इस रोज के संघर्ष से मुक्ति चाहता था। फिर एक दिन अचानक ही उसने भगवे वस्त्र धारण कर लिए, माथे पर लंबा सा तिलक लगाया, एक बड़ी सी स्टेज सजाकर कांव कांव करने लगा। देखते ही देखते अनगिनत लोग उसके अनुयायी बन गए और उसकी जय जयकार करने लगे। अब वह सियाना कौआ बहुत आराम से दिन भर कांव कांव करता है, क्योंकि अब जीवन भर के लिए उसकी भूख और प्यास का जुगाड़ हो चुका है। वाह, देखिए कितनी सिमिलरिटी है, जी जी, नाम में भी है और कथ्य में भी है। तो बहुत अच्छी लघु कथा है रवि जी आपकी, और फर्स्ट क्लास में आपके नंबर है, 65 नंबर से कम नहीं दे सकता मैं इसको, फर्स्ट क्लास में। बधाई सर, बधाई सर। कुमुद जी की लघु कथा, बेचारी बच गई। बहुत ही जबरदस्त लघु कथा, कमाल लघु कथा। इसमें भी कोई नहीं काट सकता, कोई बड़े से बड़ा आ जाए, मेरा बाप भी आ जाए, वो भी नहीं काट सकता। गजब गजब लघु कथा है। मैं सच बताऊं, ये दिल को चीरने वाली लघु कथा है, तो लेखक को बहुत बहुत बधाई। छोटा सा मैंने लाउड होने की बात करी है, तो इसमें थोड़ा सा लाउड है, लेकिन बहुत ज्यादा लाउड नहीं है। 8 गर्भपात भाई बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसको जरा आधे कर दो। थोड़ी मतलब थोड़ी लॉजिकल चीज लगनी चाहिए ना जी। 8 नहीं, 3-4 चलेगा, 3-4 भी बहुत होते हैं। बहुत बहुत बधाई 10 आउट ऑफ 10 के लिए। मुझे ये लघु कथा पढ़ के बहुत पसंद। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। संजय कुमार अविनाश जी की लघु कथा FIR। ये इस लघु कथा की बनावट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह से। देखिए, तीन स्टेप होते हैं लघु कथा में, उसका प्रारंभ, उसका मध्य, फिर उसका समापन। इन तीनों में से कोई भी ढीला अगर पड़ गया तो जो लघु कथा है वो फिर झोल खा जाती है। दूसरी एक और बड़ी अजीब चीज मैं तो आपको बताना चाहता हूं। देखिए, अपने संगीत में 7 सुर होते हैं और नाट्य शास्त्र के अनुसार रस 9 रस होते हैं। ना 8वां स्वर होता है और ना शायद 10वां रस होता है। 9 मूल रस और 9 7 स्वर। अब लघु कथा कोई क्यों असफल होती है, मैं उसका आपको रीजन बताता हूँ, जो मेरी थोड़ी बहुत मैंने सीखा है पिछले 30-40 साल में। आप एक पर्टिकुलर रस को लेके, एक पर्टिकुलर मूड को लेके, एक पर्टिकुलर
फ्लेवर को लेके रचना शुरू करते हैं, लेकिन बीच में उसका मूड बदल जाता है। मूड बदला यानी कि उसका रस भंग हो गया। मान लीजिए करुण आपने शुरू की करुण रस या विभत्स रस या रौद्र रस, और बीच में आपने हास्य रस डाल दी, तो लघु कथा गई आपकी। ये संजय कुमार जी की लघु कथा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जिस फ्लेवर्स को लेकर ये चली, अंत तक उसको इसने कैरी किया। इस लघु कथा में से कोई शब्द काटा नहीं जा सकता, ना इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है। ये भी 9.5 नंबर ले गई लघु कथा। आधा नंबर मैं बताता हूँ संजय जी को क्यों गया। आदिवासी अमानुष होते हैं भाई, ये कोई घोंचू पत्रकार भी नहीं कहेगा। अमानुष लिखने से उसका जुलूस निकल जाएगा। अमानुष शब्द के ऊपर दोबारा गौर कीजिए। आपने वो देखी होगी कि एमएसजी डेरा वाले बाबा जी जो हैं, तो उन्होंने जंगली शब्द इस्तेमाल करके जंगली, और आदिवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में खींच लिया उसको। तो पत्रकार जो होते हैं संजय भाई, वो ऐसी हल्की भाषा यूज नहीं करते। केवल अमानुष शब्द के ऊपर आप जो है वो गौर करिए, और मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई लीजिए। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों की देखना। धन्यवाद सर। राजेंद्र सिंह रावत जी ने अपना हरिशंकर प्रसाद जी की एक लघु कथा सुनाई, अपना तराया। 2-3 विशेषताएं इस लघु कथा की। सबसे पहले तो ये संवाद शैली में लघु कथा, कोई बाहरी विवरण इसमें नहीं है, कोई लेखक ने अपनी स्टेटमेंट नहीं दी। जो संवाद सब बात करें, सॉरी, संवादों में लघु कथा संवादात्मक लघु कथा लिखना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें लेखक नहीं बोलता, उसमें केवल पात्र बोलते हैं। अगर हम कोई और मिश्रित श्रेणी में लिखें या विवरणात्मक श्रेणी में लिखें, उसमें हमारी अपनी स्टेटमेंट भी शामिल हो जाती है। इसलिए ये इस लिहाज से बहुत अच्छी लघु कथा है। और आप सभी जानते हैं कि परसाई जी की रचनाओं में जो व्यंग का स्वर होता है वो बहुत बड़ा मुखर होता है। व्यंग ही उनका फ्लेवर होता है। उनकी रचना का फ्लेवर भले ही जैसा हो, लेकिन फ्लेवर उनका व्यंग ही होता है। कथनी करने वाली बात है, लेकिन बड़े अच्छे ढंग से की हुई है, बहुत कसी हुई और बहुत ही सदी हुई लघु कथा है। ऐसे लघु कथा सुनना ही किस्मत की बात हो जाती है। ऐसी लघु कथा को सुनना और पढ़ना ही मतलब बंदे की किस्मत होती है। हमें ऐसी रचनाओं से जो है वो सीख लेनी चाहिए कि रचना कैसी होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई सर। तो अपने विचार भी आप रखिए सर। एक आप अपनी लघु कथा तो सुना दीजिए। नहीं, मैं अपनी लघु कथा नहीं सुनाऊंगा। मुझे अपनी लघु कथाएं पसंद नहीं। हम लोगों के लिए सुना दीजिए। मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा? हम लोग के लिए सर चाहिए वो। आपको तो नहीं पसंद है वो, तो इतने सब पता चल गया। अपनी एक लघु कथा सुना दीजिए। मुझे अपनी पुस्तक उठाने दीजिए जरा, 1 मिनट का टाइम दीजिए। तो आपकी पुस्तक तो आपके पास ही होगी। नहीं, थोड़ा अलग से पढ़िए। तो लेके आइए। तो उस समय का सही इस्तेमाल करते हुए मैं आज विभा मैम के बारे में बताना चाहूंगी। आप पटना बिहार से हैं। आप सुघड़ गृहिणी, काफी अनुभवी गृहिणी है। आप लेखन मंजूषा पंजीकृत संस्था है जो पटना में है, उसके संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। साहित्य संपादन पत्रिका। प्रभाकर जी आ गए। प्रभाकर जी की कथा सुन लीजिए। आपको भी थोड़ा सा सुनना है ना मैम, तो आपके बारे में बता रही हूँ मैं। साहित्यिक संपादन त्रैमासिक पत्रिका के संपादक एवं हाइकू की साझा संग्रह 2 साझा संग्रह मैम की निकल चुकी है। लघु कथा की 4 साझा संग्रह में संपादन भी किया है आपने। हाँ जी। किनारों पर वापसी आपकी एकल पुस्तक है। 65 लघु कथाओं के पिता रूप का स्वरूप समीक्षाओं की समीक्षा संपादन विभरानी की श्रीवास्तव आपने किया है। और आपने चीख से चिंतन कोरोना काल में के अनुभव में एक पुस्तक जो विश्व हिंदी ज्योति कैलिफोर्निया से आई थी, उसके संपादक में भी आपने
सहायता की है। आपके संग और भी 2 लेखिकाएं जुड़ी हुई थी, जिनका नाम है प्रोफेसर नीलू गुप्ता और मंजू मिश्रा, एवं आप स्वयं भी थी। धन्यवाद। हम लोग सुनते हैं युवराज प्रभाकर जी से, उनकी पुस्तक आई है फक्कड़ वॉच, उसको दिखा दीजिए। वाह, बधाई सर। अभी हाल में ही आई है पुस्तक फक्कड़ वॉच। सर लगता है बिल्कुल तैयार नहीं थे अपना कुछ पढ़ने के लिए, इसलिए अपना नहीं सुनाना चाहते हैं। मौसमी जी, अमित भैया के बारे में बता देते हैं। जी मैम। मौसमी जी ध्यान चाहूंगी, विभादी देवसील की भी मेंटोर हैं, संरक्षक है, वहां भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, वहां भी संपादन के काम में है। क्यों आज खिंचाई पे तुली हुई है आप लोग? नहीं नहीं नहीं, ये सत्य है, मैंने एड ऑन किया, उसमें रह गया था। अंजन मिश्रा जी लिख रहे हैं, आदरणीय योगराज सर को सुनना सौभाग्य। बधाई सर, बधाई, बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत बधाई सर। देखिए जी, मैं आपसे अब मैं थोड़ा हट के बात करूंगा। बहुत सालों से मेरे जानने वाले जो मेरे मित्र हैं, मेरे सीनियर हैं, वो बोल रहे थे यार तेरा भी एक एकल संग्रह आना चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं मैंने लोक कथा कितनी लिखी हुई है, ना मैंने कभी उनको इकट्ठा करने की कोशिश की। हमारी एक साथी हैं श्रीमती कल्पना भट्ट भोपाल से, तो उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के, फेसबुक से, वेबसाइट से को प्रिंट हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे अपने मेरी 150 के करीब रचनाएं भेजी, 150 के करीब, और मैं कसम से बोलता हूँ आधी मुझे भूल चुकी थी। फिर वहां से मेरा मूड बना, चलो यार एक किताब छपवा लेते हैं। अब मेरी किताब छप रही थी, प्रेस में चली गई थी, उसके मतलब इनिशियली उसकी जो है कंपोजिंग होनी थी, तो विभा जी का मुझे फोन आया, मैसेज आया कि भाई तेरी कहानी थी अफगानी की डायरी। और मैंने कहा यार वो तो मेरे संग्रह में भी नहीं है। इन्होंने कहा मुझे कि आपकी एक लोक कथा थी एक अफगानी की डायरी। इन्होंने अफगानी नहीं कहा था, कुछ और कहा था। मैंने कहा विभा जी है, तो फिर मैंने चेक किया और मेरे संग्रह में नहीं थी, फिर मैंने ढूंढी और उसमें डाली। ठीक, मेरा संग्रह आ गया। उसके बाद में मेरे पास एक किताब और आई है, लघु कथाओं में पर्यावरण। अब जब मैंने इस किताब में खोल के देखा तो इसमें भी मेरी एक लघु कथा थी जो मुझे भूली हुई थी। तो मेरा तो ये हाल है सर। पृष्ठ उसका दिखाइए पुस्तक का। आप सुना नहीं क्या कह रहे हैं भाई साहब? पुस्तक पूरा दिखाइए। विभा जी आप बताइए, इनकी आवाज कट रही है। सर अपनी पुस्तक की तस्वीर आप और क्लोज कीजिए, वो वहां पे वो कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। राजीव जी ले लीजिए। इसमें उल्टा आ रहा है, तो आपको हम भेज देंगे। ठीक है, फक्कड़ वॉच हो गया। थैंक यू सर। तो मैं फिर इसमें से ही फक्कड़ वॉच उसी को सुना दीजिए, अफरीन डायरी वाला। अरे विभा जी, वो जो लघु कथा है ना, वो पढ़ने वाली है, सुनाने वाली नहीं। बहुत लंबी हो जाती है ना, आपको पता है मैं छोटी नहीं लिखता हूँ। आपको जो मन करे सुना दीजिए। मेरी लघु कथा है फक्कड़ उवाच। सूरज ने सड़क के किनारे बैठे हुए फक्कड़ के सामने अपना रथ रोकते हुए कहा, मुझे झुककर सलाम कर। तुझे सलाम करूं? मगर क्यों? ये दुनिया का दस्तूर है। चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूरज ने उसे समझाया, करते होंगे, मगर मैं तेरे आगे सिर नहीं झुकाऊंगा, जा हवा आने दे। घोड़ों की लगाम कसते हुए सूरज ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, अरे मगर सर क्यों नहीं झुकाएगा? इसलिए क्योंकि तू बहुत कमजोर और निर्बल है। जिस दिन सबल हो जाएगा मैं तेरे आगे सर अवश्य झुकाऊंगा। कमजोर और निर्बल, वो भी मैं, सूरज के पांव के नीचे से जमीन खिसक। हाँ, तो अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि मैं सबल हूं, तो क्या तू मुझे सलाम करेगा?
एक बार नहीं 100 बार सिर झुकाकर सलाम करूंगा। तो फिर जल्दी बता, तुझे विश्वास दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? फक्कड़ ने सूरज की तरफ पीठ मोड़ते ही उत्तर दिया, एक बार, सिर्फ एक बार रात में उदय होकर दिखा दे। बहुत बढ़िया। अब कार्यक्रम समापन की ओर है। 1 मिनट में एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? जी। आज सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया। आपने एक लघु कथा सुनाई थी शुरुआत में, वो था कि अधकच्ची रचना को हम लोग सारे ही परोस देते हैं, पर उसमें आपने पूरा सल्यूशन दिया है। जो लघु कथा लिखी गई है उसमें सल्यूशन तक बात की गई है, जबकि मतलब मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैंने ये सुना हुआ है कि लघु कथा को कभी भी कंप्लीट ना करो, ये आगे वाले के ऊपर होना चाहिए कि उसको कैसे लेता है। तो क्या वो सॉल्यूशन देना चाहिए जब हम कुछ लिखते हैं, या आधे में ही छोड़ दें? ये प्रश्न किसके लिए प्रश्न जयंती जी? आपके लिए सर। अच्छा, मेरे लिए? हाँ जी सर। आपने जो कथा वो उपमा शर्मा की सुनाई थी ना? हाँ, उपमा शर्मा की सुनाई थी, उसी पे वो सवाल उन्होंने आपसे पूछा। जी 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 जी। देखिए, ऐसा है कि सॉल्यूशन देने के हक में मैं भी नहीं हूं, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन देते हैं ना, इसका मतलब है कि आप अपनी रचना को किसी लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप किसी रचना को, खासतौर पर लघु कथा को लॉजिकल सॉल्यूशन पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो उस प्रयास में क्या होगा कि आपके जहन में उसका अंत जो पहले ही बना हुआ है, हाँ जी, आपने उसका अंत पहले ही सोच रखा है, फिर आप उस अंत तक जाने के लिए जो भी सही गलत तरीका होगा आप अपनाएंगे। तो मैं उसके हक में नहीं हूं कि उसका सॉल्यूशन दिया जाए। उपमा से मेरी बात नहीं हुई है, ये दिल्ली रहती हैं और मुझे डैडी बोलती हैं। ओके। और कोई नहीं जानता कि ये मेरी सगी बेटी नहीं, लेकिन किसी को नहीं पता, वो समझते कि इसी की बेटी। तो इस मामले में मैं उसको भी एडवाइस करूंगा कि ये लाइन भाई मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि ये 59 लघु कथाओं में से सबसे अच्छी थी और इसका संदेश बड़ा अच्छा था, इसलिए मैं इसको जो है वो शेयर करने का जो लालच है मैं छोड़ नहीं पाया। देखिए, एक लघु कथाकार की जो असली हैसियत है वो क्या है, एक बार सॉल्यूशन के ऊपर बहस है। लघु कथा में सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता? तो मेरा तो लॉजिक यही था कि लॉजिकल कंक्लूजन पर अगर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो सॉल्यूशन देती हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए अगर उसका अंत पहले सोच लिया जाए फिर उसकी तरफ भागम की जाए तो रचना जो है वो असफल हो जाती है। तो बहुत विद्वान, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े विद्वान है वो, बहुत बड़े छंदकार है हिंदुस्तान के, लघु कथा में भी उनका अच्छा खासा दखल है। तो उनसे इस मामले में सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मैंने उनको एक प्रश्न किया, मैंने कहा सर आप बाजार से निकल रहे हैं और आपके सामने किसी आदमी को हार्ट अटैक हो गया और सड़क पर गिर गया, तो आप क्या करेंगे? उनका जवाब है, मेरे पास चैट सेव है, ये पूरी पब्लिक ग्रुप में ये चैट हुई थी, मैंने सेव करके रखी हुई है। हाँ जी। मैंने कहा जी आपके सामने किसी को हार्ट अटैक हो गया तो आप क्या करेंगे? बोला मैं उठा के डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैंने कहा जी आप उसका ऑपरेशन क्यों नहीं करते? आप उसका ऑपरेशन क्यों नहीं कर देते? बोला ऑपरेशन मुझे करना ही नहीं आता। मैंने कहा ऐसे ही ऑपरेशन करना लघु कथाकार को नहीं आता, उसने डायग्नोज करना है। हमारी जिम्मेवारी डायग्नोज करने की, और जो उसका इलाज करना है भाई वो डॉक्टर नहीं करना। हम उसको प्राथमिक चिकित्सा दे दें, उठा के डॉक्टर के पास ले जाएं, या किसी को वो आती है थोड़ा बहुत तो मुंह से सांस देना वो दे दे। ऑपरेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे तो हमें हथकड़ियां लग जाएंगी। तो ये है जी बात। सोल्यूशन अगर नेचुरल वे में सोल्यूशन है तो ठीक है, अगर इस तरह से जानबूझ के जी नहीं अब मैं आगे ही से ऐसे लिखूंगी, बात गलत होगी। जी धन्यवाद सर, थैंक यू। महत्वपूर्ण सुझाव।
आगे चाहूंगा जी। सर, लघु कथा के बाद इतनी अच्छी आलोचना और इतनी अच्छी जानकारियां प्राप्त हुई, अब हमारी लघु कथा जो है और भी अच्छी पोजीशन पे जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी होना चाहिए। देखिए, मिल बैठने का यही फायदा होता है, हमें अपनी कमी बेशियां पता चलती है। कोई भी आदमी भले ही बड़े से बड़ा हो, सतीश राज पुष्करना जी जो थे वो शिखर पुरुष थे इसके, उनकी रचनाओं में भी कमियां हैं, और मेरे जैसा आदमी जो सबसे जूनियर है, मेरी रचनाओं में भी कमियां हैं, सबकी भी कमियां हैं। कमियां होनी चाहिए। देखिए, कमियां होनी चाहिए, कमियां होनी चाहिए। आदमी कभी भी पूरा नहीं होता। पूरा कब होता है? बोलते फलाना आदमी पूरा हो गया, वो पूरा ही हो गया, वो तब पूरा होता है। इंसान पूरा नहीं होता, और उसको पूर्ण होना भी नहीं चाहिए। पूर्णता की तरफ अग्रसर हो जाए, ठीक है, कोई पूर्ण नहीं हो। बस जितना उसमें कोई कमी बेशी रहेगी तो उसमें सुधार की गुंजाइश रहेगी। अब मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना वक्त बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। सभी का प्रणाम, सभी को प्रणाम, ज्ञानवर्धन के लिए धन्यवाद। एक एक शब्द जो था वो बहुत ही अमूल्य धरोहर हैं। सही में बहुत सारी बातें नहीं पता थी। बिल्कुल, बहुत सारी बातें, बहुत ही सारी अच्छी जानकारी मिली, और पूरा हो जाना मतलब कि पूरा हो जाना वो तो बहुत ही ज्यादा था, और सीखने की गुंजाइश होनी चाहिए। अमित जी अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आती है, आप बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि सर का आना और एक डिस्कस होना हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहा, और आगे हम लोग और बेहतर करें। उपयोगी रहा है। खासकर जो नए लिखने वाले हैं और जो लिख रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहा है। कुछ सूत्र जो हैं उनको मिले हैं, बहुत बहुत सूत्र है, बहुत ज्यादा, बहुत बहुमूल्य सूत्र है। बिल्कुल, उनके बात सुन के लिखने की इच्छा होने लगी है, लगती है लघु कथा भी लिखा जाए। लाउड होना अलाउड नहीं है, बहुत बड़ी बात, और शायद हम में से किसी को ना पता हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कई चीजें जो हैं वो हमारा दिमाग खोलती है, हमें पता नहीं होता। बिल्कुल लॉजिकल लगनी चाहिए चीजें। मैं तो भावचक रह गया सर ने जिस बात को मेरी लघु कथा के बारे में कहा, मैं तो दंग रह गया सुन के, क्योंकि ये मेरे जीवन का भोगा हुआ सत्य है, वो लघु कथा नहीं। रवि जी अपने जीवन में वो 10 नंबर लेके आइए। रवि जी आप लड्डू बांटना चाहिए। हम सबका पार्टी रवि जी के पास अभी उधार तो इनको क्या दिक्कत है, जो बढ़िया वाले हैं रसगुल्ला खिला देंगे। का समापन हेतु राजेंद्र सिंह रावत सर को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। आदरणीय आप आए। धन्यवाद। साहित्यिक अमृत द्वारा सब कोई म्यूट कर ले कृपया। आ रही है आवाज? जी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नवसृजन एक सोच व्हाट्सएप साहित्यिक समूह द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम लघु कथा पाठ और संवाद में सम्मिलित आप सभी सम्मानित सदस्यों, मित्रों, सहभागियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और आशा करता हूं आप सभी इसी प्रकार निरंतर अपने रचनात्मक कार्यों के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें। आज के आयोजन में आमंत्रित हमारे विशेष अतिथि आदरणीय श्री योगराज प्रभाकर जी एवं परिचर्चा में महती भूमिका निभाने के लिए आदरणीय विभा श्रीवास्तव जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने बहुमूल्य विचारों द्वारा समूह के नवोदित रचनाकार कथाकार साथियों का सर्वोत्तम मार्गदर्शन किया। मुझे
पूर्ण रूपेण आशा है कि आपके द्वारा प्रदत्त महत्वपूर्ण जानकारियों से हमारे सभी सदस्य मित्र लाभान्वित होंगे। भविष्य में भी नवसृजन समूह को आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, यह आपसे आशा और मेरी प्रार्थना है। योगराज जी तो शायद लेफ्ट हो गए, लेकिन उनको अपनी तरफ से मेरी शुभकामनाएं हैं और प्रार्थना है ये कि आगे भी वो हमारा जो है मार्गदर्शन करते रहें और इस तरह के आयोजन आगे होते रहेंगे तो हमारे जो साथी हैं उन सबको बड़ा फायदा पहुंचेगा। नवसृजन एक सोच साहित्यिक समूह के द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रमों का यह जो नवीन प्रयोग किया गया है, जिसकी शुरुआत समूह के वरिष्ठतम सदस्य संरक्षक साहित्यकार आदरणीय विनय सक्सेना जी के उपन्यास मेरा गुनाह क्या है पर चर्चा परिचर्चा द्वारा प्रारंभ हुआ था। नवसृजन समूह का यह प्रयास है कि समूह के आयोजनों में नवीनता बनी रहे, सभी सदस्य मित्रों की सहभागिता हो एवं सभी रचनात्मक क्रियाकलापों द्वारा उचित लाभ प्राप्त करें और उनकी लेखनात्मक अभिरुचियों का पूर्ण रूपेण सुधार हो, विकास हो। आज के आयोजन लघु कथा पाठ और संवाद की संकल्पना मुख्य रूप से कथाकार एवं समूह के हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय संजय कुमार अविनाश जी द्वारा की गई है। इसमें हमेशा की तरह समूह संस्थापकों जी का महत्वपूर्ण सहयोग बना ही रहा है। मैं कार्यक्रम के कुशल संचालन के लिए सुश्री मौसमी प्रसाद जी का भी समूह की ओर से विशेष आभार व्यक्त करता हूं। पुनः एक बार और विशेष आभार व्यक्त करता हूं। पुनः एक बार आप सभी सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। भविष्य में भी इसी प्रकार नवसृजन एक सोच साहित्य आप सभी के साथ नए आयोजनों के साथ जुड़ा रहेगा और हम फिर इसी प्रकार मिलते रहेंगे। तो हम सब जुड़े ही रहते हैं, ऑनलाइन भी हम नए आयोजनों के साथ जुड़े रहेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक आयोजन पंकज जी की जो किताब है मेरे शब्द, उस पर भी किया जाए और हम लोग चाहते हैं कि हाँ उस पर भी एक चर्चा हो। किताब के कुछ किताबें अगर PDF प्रारूप